Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले के 2 सालों को ऐसा लग रहा है कि युद्ध के साल घोषित कर देने चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि रसिया यूक्रेन वॉर चालू हो गई पिछले साल फरवरी में। उसके बाद हमने इस साल देखा कि इजराइल गाजा वॉर चालू हो गई। अब इस वॉर में हमें ऐसा सुनने में मिल रहा है कि ईरान भी कूदने को तैयार है। साथ ही साथ हमने देखा कि वेनेजुएला और गुयाना के बीच एक टेंशन उभर के दिखाई दे रहा है कि वायल को लेके वहां पे एक टेंशन नया बनते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर अभी हम देखें तो साउथ चाइना सी, जो कि हमेशा से एक जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा है और चाइना इसको लेके हमेशा से अपना उग्र रूप दिखाते रहा है, वहां पे फिर से चाइना ने कुछ ऐसी हरकत करी है जिसके बाद यूएस ने उसको कहा है दैट यू मस्ट हैव टू स्टॉप द डेंजरस साउथ चाइना सी कंडक्ट। यानी कि यूएस ने एक तरह से फटकार लगाई है चाइना को कि आपको अपने ये जो डेंजरस कंडक्ट्स कर रहे हो साउथ चाइना सी में, उनको बंद करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आप यहाँ की रीजनल स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहे हो। दिस स्टेटमेंट फॉलोज ए मैरीटाइम इंसिडेंट इन्वॉल्विंग फिलीपींस एंड चाइनीज वेसल्स। फिलीपींस यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक देश है, और चाइना, ये जो चाइना यहाँ पे है, इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ अभी उनके मैरीटाइम वेसल्स को लेके। सो यूएस कॉल्स ऑन बीजिंग टू स्टॉप डेंजरस कंडक्ट इन साउथ चाइना। यानी कि साउथ चाइना सी में जो चाइना ने अभी डेंजरस एक्टिविटीज करी हैं फिलीपींस के मैरीटाइम वेसल्स को लेके, उसको यूएस ने बोला है कि आपको इसे बंद करना चाहिए, और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो वहां की आप स्टेबिलिटी बिगाड़ रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे भी हमें तनाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी चाइना ताइवान के बीच में तनाव हमेशा से रहा है, यहाँ पे एक चाइना जापान के बीच में तनाव रहा है साउथ चाइना सी को लेकर के, लेकिन अब यहाँ पे चाइना और फिलीपींस के बीच एक हमें तनाव देखने मिल रहा है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट कितना पुराना है और ये डिस्प्यूट क्यों उठता है। इस चीज को लेके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी अनअकैडमी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे बैचेज 2025-26 के लिए 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर आप 15 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हो तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब 1,09,999 की हो गई है। आप मेरा कोड यूज करेंगे BR10 तो आपको ये 40% ऑफ डायरेक्टली मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां पे आप अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे और मेरा कोड डालेंगे BR10 तो आपको अनअकैडमी की एक टीम कांटेक्ट करेगी और आपको सारी जानकारी दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10 दिसंबर को यूएस ने चाइना को फटकार लगाई फॉर इट्स डेंजरस एंड डीस्टेबलाइजिंग कंडक्ट इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो वो डेंजरस कंडक्ट्स कर रहा है, डीस्टेबलाइजिंग यानी कि वहां की रीजनल स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए जो एक वो कदम उठा रहे हैं चाइना, उसको फटकार लगाते हुए यूएसए ने कहा दैट यू मस्ट हैव टू डिनाउंस दीज एक्टिविटीज। द स्टेटमेंट कम्स आफ्टर अ फिलीपीन बोट एंड चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप कोलाइडेड। एक फिलीपींस की बोट थी, उसकी टक्कर हो गई चाइनीज कोस्ट गार्ड के शिप से नियर ए कंटेस्टेड रीफ अर्लियर ऑन द संडे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक रीफ है। रीफ का मतलब ये होता है दैट आप ऐसे समझ सकते हो कि कोरल रीफ्स होती हैं। कोरल रीफ्स ऐसी होती हैं कि समुद्र के अंदर कुछ माउंट्स बन जाते हैं, माउंट्स ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, और उन माउंट्स पे कुछ प्लांट्स लग जाते हैं, पॉलिप्स वगैरह, और वो पॉलिप्स एक दूसरे के ऊपर ग्रो होते रहते हैं और ग्रो होते होते वो पानी के बाहर सतह पे आ जाते हैं और एक आइलैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इनको रीफ्स बोला जाता है या फिर कोरल रीफ्स भी कहते हैं। तो इस रीफ वाले रीजन, सिंस ये रीफ वाला रीजन, तो ये इकोनॉमिकली बहुत वायबल रीजन होता है। ये हम देखेंगे कि क्यों इकोनॉमिकली वायबल होता है। तो इस रीजन को लेके चाइना हमेशा से एक टक्कर में रहता था कि इसके आसपास मैं किसी को आने नहीं दूंगा, और उसी आसपास अभी फिलीपींस की एक बोट के साथ चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप ने टक्कर कर दी। एंड दिस वाज सेकेंड सच कन्फ्रंटेशन इन द डिस्प्यूटेड सी इन कंसेक्यूटिव डेज। This will obstruct supply lines to this long-standing outpost and interfering with lawful Philippines maritime operations undermines regional stability। यानी कि फिलीपींस अपने लॉ के अंडर काम कर रहा था। यानी कि अगर आप देखो तो मैरीटाइम लॉज में एक अनक्लॉज आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड लॉज ऑन सीज। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कौन सी कंट्री कितने बाउंड्री के अंदर सीज में नेविगेट कर सकती है या इकोनॉमिकली अपने काम को कर सकती है।
फिलीपींस जो है, फिलीपींस अब इस अनक्लॉस लॉ के अंडर रह के ही काम कर रहा था, लेकिन चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप जो है वो अपने एरिया से बाहर निकलते हुए उस बोट को टक्कर मारती है, और जिसके बाद यूएस का ये स्टेटमेंट आता है। On 10 December, Philippines President Ferdinand Marcos Jr. said that aggression and provocations perpetrated by China Coast Guard and their Chinese maritime militia, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, वो एग्रेशन दिखा रहे हैं अगेंस्ट फिलीपीन वेसल्स एंड पर्सनल ओवर द वीकेंड हैव फर्दर स्टील्ड आवर डिटर्मिनेशन टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट आवर नेशन सोवरेनिटी, सॉवरेन राइट्स एंड ज्यूरिसडिक्शन इन द वेस्ट फिलीपीन सी। यानी कि एक तरह से ये सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे एरिया में आते हो तो हमारा भी अधिकार है कि हम अपनी सोवरेनिटी को डिफेंड और प्रोटेक्ट करें, जिसके लिए अब आप एक तरह से ये इंट्रिंसिक वार्निंग समझ सकते हो, इम्प्लिसिट वार्निंग समझ सकते हो कि ठीक है आप आओ, लेकिन हम भी तैयार बैठे हैं। No one else but the Philippines has a legitimate right or legal basis to operate anywhere in the West Philippine Sea. The illegal presence in our waters and dangerous action against our citizens is an outright and blatant violations of the international law and the rules-based international order. यानी कि आप हमारे एरिया में घुस के और हम ही को परेशान कर रहे हो, तो ये एक तरह से आप सीना जोरी कर रहे हो। एक तो आप हमारे एरिया में आ रहे हो और हमें परेशान कर रहे हो, तो इस चीज को उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि ये इलीगल है और ब्लैटेंटली यू आर वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉज। तो एक तरह से ये फिलीपींस का स्टैंड काफी क्लियर रहा है इस एक्शन के बाद। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ये वाला रीजन, सो चाइना लेज क्लेम टू 90% ऑफ द साउथ चाइना सी बिलीव टू बी द रिच इन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। अब आपको साफ क्लियर समझ में आ जाएगा कि चाइना क्यों चाहता है इस रीजन पे, क्यों वो अपनी एक यहाँ पे 9 डैश लाइन पॉलिसी बना के रखता है, दैट ये 9 डैश लाइन जो है वो चाइना का पार्ट है 90%, क्योंकि वहाँ पे ऑयल, वहाँ पे गैस रिजर्व्स हैं, सिंस वहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, तो वहाँ पे मैरीटाइम इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है। मैरीटाइम इकोनॉमी कहने का मतलब मराइन इकोनॉमी, कि वहाँ पे आप फिशरीज के लिए बहुत ही फिजिबल ग्राउंड होता है एक, बिकॉज जो कोरल रीफ्स होती हैं या फिर रीफ्स वाले रीजन होते हैं उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज या ओशियन कहा जाता है। और रेन फॉरेस्ट कहने का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने मिलती है, तो एक तरह से ये फिशरीज के लिए भी इकोनॉमिकली बहुत वायबल है, और ऑयल एंड गैस तो एक मेन रीज़न है ही। रिसेंटली हुआ ये था कि फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने चाइना के द्वारा एक स्कारबोरो सोआल रीजन है वहां पे चाइना ने बैरियर्स लगा दिए थे, तो उस बैरियर्स को हटा के फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने अपनी एंट्री वहां पे चालू कर दी थी। और ये इंसिडेंट तब हुआ था जब चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप ने 300 मीटर लॉन्ग बैरियर वहां पे लगा दिया था टू प्रिवेंट बोट्स फ्रॉम द फिलीपींस फ्रॉम एंटरिंग, एडिंग टू द लॉन्ग रन टेंशंस इन द साउथ चाइना सी। यानी कि साउथ चाइना सी में बहुत सारे ऑलरेडी टेंशंस चल रही थी, उसमें चाइना ने कहा कि ये जो रीजन है स्कारबोरो सोआल, वहाँ पे हम अपनी एक बैरियर लगा रहे हैं और इस बैरियर के बाद आप यहाँ पे इंटर नहीं कर पाओगे। तो फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने उस बैरियर को हटा दिया और कहा कि अब ये हमारी टेरिटोरियल रीजन है, यहाँ पे हमारा लॉफुल एक क्लेम बनता है इस रीजन पे, जिसके बाद यहाँ पे आप ये अगर बैरियर लगा रहे हो तो ये एक अनलॉफुल प्रोसेस है, और उसके बाद वहाँ पे फिलीपींस ने उस बैरियर को हटा दिया। अब अगर हम साउथ चाइना सी के सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहली बात आ जाती है कि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो तो ये साउथ चाइना सी रीजन है, यानी कि जो भी चाइना से सीज आती हैं, बोट्स आती हैं, शिप्स आती हैं, वो यहीं से होके निकलनी पड़ेंगी। इधर तो जो जाती हैं वो यूएसए की ओर चली जाएंगी, बट नीचे आपको ट्रेड करने के लिए इसी रीजन से होके गुजरना पड़ेगा। तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो साउथ चाइना सी इज बॉर्डर्ड बाई चाइना, ताइवान and Indo-Chinese Peninsula including Vietnam, Thailand, Malaysia and Singapore to the west, and Indonesia and Brunei to the south, and Philippines to the east. It is connected by the Taiwan Strait with the East China Sea and by Luzon Strait with the Philippine Sea. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे ताइवान वाले रीजन में और एक फिलीपींस वाले रीजन में स्ट्रेट्स हैं जहाँ पे कि ये एक दूसरे सीज को कनेक्ट करती हैं, दूसरे अलग सीज को कनेक्ट करती हैं। तो एक तरह से ये ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट बन जाता है, इसलिए इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक मानी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इसकी ट्रेड इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और आप ट्रेड इंपॉर्टेंस इसी वैल्यू से समझ सकते हो दैट वर्थ ऑफ $3.37 ट्रिलियन यहाँ से ट्रेड होता है साउथ चाइना सी वाले रीजन्स में। तो 2016 में $3.37 ट्रिलियन के वर्थ की वैल्यू का ट्रेड यहाँ से साउथ चाइना सी के रीजन से हुआ था। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज,
80% of the global trade by volume and 70% by value is transported by this sea, with 60% of it passing through Asia and 1/3 of global shipping moving through the South China Sea। मतलब आप ये वैल्यूज देखो ना, सीधे 80%, 70%, 7%, मतलब एक तरह से ये बहुत ही ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे रीफ्स वगैरह मिलती हैं जिसको कि रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, सो इट इज़ अ बेटर ग्राउंड फॉर फिशिंग। तो साउथ चाइना सी इज ऑल्सो ए रिच फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइडिंग ए वाइटल सोर्स फॉर लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ द पीपल इन रीजन। अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स क्या हैं? तो डिस्प्यूट की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्प्यूट होता है टेरिटोरियल क्लेम्स को लेके, यानी कि वहाँ की आइलैंड्स पे, रीफ्स पे। अब देखो ऐसा होगा कि अगर यहाँ पे साउथ चाइना सी ऐसा है, अब यहाँ पे अगर एक कोई आइलैंड है और इस आइलैंड पे कोई क्लेम कर रहा है, तो वो क्लेम इसलिए करेगा क्योंकि अगर इस आइलैंड पे कोई क्लेम कर रहा है तो वहाँ से ये वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सारे रीजन्स पे अपनी नज़र रख पाएगा एक तरह से। तो वो आइलैंड्स या फिर कोई रीफ्स वाले रीजन होते हैं, उन पे क्लेम के लिए ये डिस्प्यूट चल रहा है। और अगर मेजर आइलैंड्स और रीफ्स की बात करें तो वहाँ पे स्पार्टली आइलैंड्स है, पारासेल आइलैंड है, पैरासाइल आइलैंड बहुत न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले, प्राटास है, नटूना आइलैंड्स हैं, एंड अभी जो न्यूज़ में आया वो स्कारबोरो सोआल है, यानी कि जहाँ पे चाइना ने अपने बैरियर्स लगा रखे थे जिसको कि फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने हटा दिया। ऐसे 70 डिस्प्यूटेड रीफ्स हैं उस रीजन में, विद चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान के बीच में, ऑल बिल्डिंग देन मोर देन 90 आउटपोस्ट ऑन दिस डिस्प्यूटेड फीचर्स। चाइना सीधे सीधे बोलता है कि 90% ऑफ द सी मेरा है। एक 9 डैश लाइन वो खींच देता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि उसने एक ऐसी लाइन खींची हुई है और बोला है कि ये देखो ये 9 डैश लाइन है, इस 9 डैश लाइन के रीजन के अंदर सारी एरिया साउथ चाइना सी की मेरी है, इसके अलावा आप किसी को भी ये क्लेम नहीं करने दे सकते हैं। तो एक तरह से ये दादागिरी करता है साउथ चाइना सी में। So China has been particularly active in the Paracel and Spratly Islands, engaging in extensive dredging and artificial island building, creating 32 acres of new land since 2013। चाइना क्या करता है कि पानी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करता है। उससे होगा ये, जैसे एक बार बीच में न्यूज़ भी आई थी कि चाइना यूएसए के आसपास आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है ताकि वहाँ पे अपने मिलिट्री बेसेस बना पाए, और उन मिलिट्री बेसेस की वजह से चाइना यूएसए की सोवरेनिटी पे एक खतरा खड़ा करना चाहता था। तो ये चाइना 2013 से करते आ रहा है कि वो कंटिन्यूसली इन रीजन्स में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है ताकि चारों ओर एक तरह से वो एम्बिवैलेंट नजर रख पाए। चाइना ऑल्सो कंट्रोल्स द स्कारबोरो सोआल थ्रू ए कॉन्स्टेंट कोस्ट गार्ड प्रेजेंस। जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पे वो बाउंड्री खींच दी है उन्होंने, और उसके बाद वहाँ पे उनका कोस्ट गार्ड का प्रेजेंस हमेशा रहता है, जिसकी वजह से वो स्कारबोरो सोआल को कंटिन्यूसली कंट्रोल करता है। अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के कुछ एफर्ट्स अगर हम देखें तो एशियान कंट्रीज ने, यानी कि एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने एक बनाया था, जिसके बाद चाइना और एशियान कंट्रीज के बीच कुछ बात हुई थी। और इस कोड ऑफ कंडक्ट का अगर प्रोग्रेस की बात करें तो बहुत ही स्लो था। जैसे चाइना छोटी छोटी बातों और वार्तालापों से तो मानने वाला एक कंट्री है नहीं, तो यहाँ पे ये कोड ऑफ कंडक्ट एक कोशिश करी गई थी कि चलो बात से ही मना लेते हैं यार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देन डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज हुआ। इन 2002 आसियान एंड चाइना अडॉप्टेड द डीओसी, अफर्मिंग देयर कमिटमेंट टू द पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। DOC was meant to pave the way for a COC which remain elusive। DOC भी उतना ही एक हवाई फायर बन के रह गया जैसा COC था। COC को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए DOC लाया गया था, बट वो हवाई फायर की तरह पे रहेगा। और फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होती है। आर्बिट्रल मतलब एक आर्बिट्रेशन करी जाती है, दो कंट्रीज के बीच मध्यस्थता करी जाती है। सो इन 2013 द फिलीपींस इनिशिएटेड आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अगेंस्ट चाइना अंडर द UN कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। अनक्लॉज के अंडर उन्होंने आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चालू करी थी, जिसमें कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना के अगेंस्ट रूलिंग दे दी थी कि ये जो 9 डैश लाइन का उनका प्रोजेक्ट है ये अनक्लॉज लॉ के अंदर इनकंसिस्टेंट है, कोई मान्यता नहीं है इसकी। चाइना फालतू के ये सारी चीजें कर रहा है, बट चाइना ने बोला कि हम मानते ही नहीं इस चीज को, और चाइना ने रिजेक्ट कर दिया उस बात को। अब अगर थोड़ी सी बात करें कि आगे किया क्या जा सकता है, तो मल्टीलैटरल इंगेजमेंट। मल्टीलैटरल इंगेजमेंट मतलब आप अगर देखो तो क्वाड एक मतलब डायलॉग है। क्वाड डायलॉग में USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अपनी मैरीटाइम आर्मी, मैरीटाइम नेवी को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से ये नज़र रख पा रहे हैं कि चाइना कहीं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आगे ना बढ़ पाए। सो मल्टीलैटरल इंगेजमेंट में अगर आप बात करें तो इंकरेज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग कंट्रीज आउटसाइड द रीजन
to facilitate diplomatic efforts and ensure that any resolution is fair, impartial and in line with the international norms, particularly the UN clause law. साथ ही साथ वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात, क्योंकि आप मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ कि वहाँ पे रीफ रीजन्स हैं जिनको कि रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, और रेन फॉरेस्ट रीजन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी सी या ओशियन के लिए। तो अगर उनको एक्सप्लॉइट किया गया तो मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी जो है वो खतरे में आ सकती है, मरीन बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ सकती है। इसलिए इस मरीन इन्वायरमेंट को या मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कंट्रीज़ को कोलैबोरेटिव इफेक्ट करना होगा, और साथ ही साथ उनको इलीगल फिशिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए स्टेप्स उठाने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैरीटाइम पीस पार्क्स की बात करी जाती है, दैट इज एक्सप्लोरिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग मैरीटाइम पीस पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन द साउथ चाइना सी। जैसे टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर सर्टेन स्पीसीज, तो वैसे ही हम यहाँ पे मैरीटाइम पीस पार्क्स बनाएंगे जो कि एक तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे और वहाँ पे आप कोई झगड़ा झंझट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि चाइना कैसे बार बार साउथ चाइना सी के रीजन में अपनी धाक जमाते रहता है, अपनी अनक्लॉज लॉ को ब्रेक करके वहाँ पे दूसरे कंट्रीज को परेशान करते रहता है। और अभी हमने देखा फिलीपींस को कैसे उसने परेशान किया। साथ ही साथ हमने देखा कि मेजर डिस्प्यूट के रीजंस क्या क्या वहाँ पे, क्या क्या मेजर डिस्प्यूट्स हैं, किन किन कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है चाइना का, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं और क्या आगे रास्ते लगाए जा सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.